बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। हलाल और हराम धरने और एहतजाज में क्या फ़र्क होता है, इस पर हम तफसील से बात करेंगे। और फिर जरताज गुल के फार्म हाउस के ऊपर पुलिस का छापा, जरताज गुल ने एसएचओ को मुखातिब करते हुए क्या कहा, इसकी तफसील भी शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो लिस्ट तैयार की है, इसमें किस किस का नाम है और नामों के ऊपर तहरीक इंसाफ के अंदर अब किस किस्म के इख्तलाफात मौजूद हैं, इससे भी हम पर्दा उठाएंगे आज के इस प्रोग्राम में। और फिर व्यूअर्स, आपको ये बता दें कि मैनचेस्टर वाक़े में अब पुलिस क्या कर रही है और ये जो इंसिडेंट हुआ नौजवानों पर पुलिस की तरफ से तशद्दुद का, इसमें कुछ नई डेवलपमेंट्स हुई हैं, इनसे भी मैं आपको आगाह करूंगा आज के इस प्रोग्राम में। और फिर बात होगी मोदी सरकार की। मोदी ने पाकिस्तान के हवाले से कुछ बातें कही हैं, दफ्तर खारजा ने इसका जवाब तो दिया, लेकिन हम आपको याद करवाएंगे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब के वो जुमले जो उन्होंने मोदी के हल्फ उठाने के बाद, इलेक्शन जीतने के बाद उनकी शान में जो कसीदा पड़ा था, और आज पाकिस्तान के बारे में वही शख्स जो है वो किस किस्म की सियासत कर रहा है। तो अब हम इन दोनों भाइयों का क्या करें, इसका भी मुकम्मल जायज़ा रखेंगे आपके सामने आज की इस नशिस्त में। व्यूअर्स, जो सबसे अहम खबर है वो है जमात इस्लामी का धरना। जमात इस्लामी ने इससे पहले भी ऐलान किया और मुहर्रम की वजह से इसे पोस्टपोन कर दिया गया, लेकिन मुहर्रम यानी 10 मुहर्रम के फौरी बाद जमात इस्लामी ने ये फैसला किया कि अब हम इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। और ये मार्च कराची से शुरू होगा, बलूचिस्तान से शुरू होगा, कोयटा से शुरू होगा, पंजाब के तमाम बड़े शहरों से शुरू होगा, केपी से काफ़िले आएंगे और जाकर पड़ाव करेंगे डी चौक इस्लामाबाद में। और इसे रोकने के लिए रियासत ने भरपूर तरीके से कंटेनर्स और तकरीबन 3000 के करीब पुलिस एहलकारों की एक नफरी इस वक्त सड़क पर मौजूद है। पाकिस्तान की रियासत का पैसा जो है वो इस तरह इस्तेमाल हो रहा है और बेदर्दी से हो रहा है। आप अगर किसी जमात जिसे आईन पाकिस्तान ये इख्तियार देता है कि वो एहतजाज कर सकती है, तो क्यों रोकते हो? क्योंकि ख़तरा ही नहीं ये है कि अगर ये लोग सड़कों पर बैठे रहे, इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा कर दी, तो इनकी हुकूमत यानी मरियम की हुकूमत पंजाब में एक दिन भी नहीं चल सकती। और मरकज़ में फिर नवाज शरीफ की हुकूमत से ये सवाल किया जाएगा, सर हालात मईशत के भी ठीक नहीं हुए और जो पाकिस्तान के अमन व अमान के हालात हैं वो भी ख़राब हो गए, लिहाजा अब आप अपनी हुकूमत का जो बंदोबस्त करें। अब जमात इस्लामी ने जी कुछ इम्पोर्टेंट बातें आज कही हैं। मैं मुसलसल मॉनिटर कर रहा था जमात इस्लामी का ये जो धरना है और जो सुबह से डेवलपमेंट्स थी। लियाकत बाग में अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने आज एक तरह से जो अवाम का मुकदमा है वो हमें लियाकत बाग के स्टेज से लड़ते हुए नज़र आए हैं। वो बातें जो पाकिस्तान की हुकूमत को करनी चाहिए, जो अपोजिशन को जिस तरह से वो मैदान में मौजूद है, दीगर जमातें भी, और इसके ऊपर कोई हल पेश करना चाहिए, वो आज हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने हुकूमत वक्त को एक आईना दिखाया है। 3 बातें जी बड़ी इंपॉर्टेंट थी। एक तो महंगाई इस मुल्क के अंदर बढ़ रही है, इसके साथ साथ जो IPPs वाला मामला है उसके ऊपर हाफिज़ नईमुर रहमान साहब क्या कहते हैं। वो ये कहते हैं कि बिजली और गैस फ्री है। अब बच्चे बच्चे को बात समझ आ गई कि IPPs क्या बला है। IPPs में से 80% कंपनियां पाकिस्तान के लोगों की हैं। IPPs में हुकूमत में शामिल लोगों की कंपनियां हैं। एक कंपनी ऐसी भी है जिसका एक यूनिट 750 रुपये का पड़ता है। ये पैसे हम क्यों अदा करें भाई? अब हम ये पैसा अदा नहीं करेंगे। अब इन IPPs को लगाम डालना पड़ेगी और दोबारा बात भी इनके साथ करना पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान की हुकूमत बार बार ये कह रही है कि हम IPP से बात नहीं करेंगे। जो मुआहदे हो गए वो मुआहदे हो गए, अब इनको आप रिवर्स नहीं कर सकते। मसला इसके अंदर ये है कि IPPs की अगर आप तारीख उठाकर देखें ना, तो बेनज़ीर के दौर में ये IPPs के मुआहदे किए गए और उस वक्त किसी साइंसदान ने जो ड्राफ्ट तैयार किया उसमें यह भी शिक रख दी गई कि जितनी भी अदायगी होंगी IPPs की, उन्हें आप रुपए में नहीं बल्कि डॉलर्स में करेंगे। अब डॉलर की कीमत जो है पिछले, अगर आप 10 बरस का, इससे मैं पीछे नहीं जाता, पिछले 10 बरस की अगर आप जो फॉरेक्स हिस्ट्री है उसे उठाकर देखें तो डॉलर कहाँ से शुरू हुआ, यानी 90 रुपये से, 80 रुपये से, 60 रुपये से, और आज डॉलर जो है वो 250 में आपको
पाकिस्तान में ओपन मार्केट में मिलेगा। तो 250, 280, 270 जितना भी इसका जो इस रेट चल रहा है मार्केट के अंदर, इतना पैसा आपके पास होगा, आप डॉलर मार्केट से खरीदेंगे और फिर आईपीपीज को डॉलर में इसकी अदायगी होगी। ये कौन सा साइंसदान था, कौन सा रस्तू था जिसने ये मुआहिदा लिखवाया, और इसका नुकसान किसको हो रहा है? पाकिस्तान को। पाकिस्तान में मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में भी ये कहा था कि बरतानिया के अगर आप टैरिफ को भी कंपेयर करें ना, तो इतनी बिजली तो बरतानिया में भाई महंगी नहीं है जितनी हम पाकिस्तान में कीमत इसकी अदा कर रहे हैं। लोग माजी में तेल के हवाले से कंपैरिजन रखते थे कि बरतानिया में तेल सस्ता है और पाकिस्तान में, चूंकि वो जो पाउंड का कन्वर्जन है उसे देखते हुए। लेकिन अगर आप उस कन्वर्जन को कर भी लें, एक घर जिसके 5 से 6 अफराद हैं, यहाँ पे हीटिंग भी है, यहाँ पर आपकी वॉशिंग मशीन भी चलती है, इसके साथ साथ आपकी बिजली भी है और दीगर बॉयलर ने भी चलना है, तो इसके बावजूद 150 पाउंड 200 पाउंड से बिजली का बिल ज़्यादा नहीं आता। ठीक है जी। लेकिन पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, ये तो कमर्शियल यूनिट भी बरतानिया में इतना महंगा नहीं है जितना हमें ये जो रेजिडेंशियल जो यूनिट है वो पाकिस्तान में पड़ रहा है। तो 750 का ये मामला जो है अब पाकिस्तान की आवाम की जेबों से जा रहा है, और इस मामले को उठाया है प्रॉपरली, यानी धरने की शक्ल में जमात इस्लामी ने, और हाफिज नईमुर रहमान साहब इस वक्त मैदान में मौजूद हैं। फिर वो ये भी कहते हैं कि तनख्वाहदार को बर्बाद कर दिया गया, गरीब को पहले ही तबाह कर दिया गया, सरमायाकार भी अपनी मिलें बंद करने पर मजबूर हो गए, आवाम परेशान है लेकिन हुक्मरानों के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही, बिजली की बिलों की वजह से भाई भाई को कत्ल कर रहा है। वो जो गुजरावाला में वाक़या हुआ, और ये फार्म 47 की पैदावार हुकूमत है, उनकी कोई सुनता ही नहीं। अच्छा, मैंने ना इससे पहले भी तज्जिया एक आपके सामने रखा था, और ये मेरी इन्फॉर्मेशन थी कि जब पाकिस्तान की पीडीएम की हुकूमत थी ना, तो यहाँ लंदन से हाउस ऑफ शरीफ के कुछ लोगों के हवाले से ये आवाज़ उठना शुरू हुई कि पाकिस्तान में जी सोलर पैनल जो है वो आने चाहिए और सोलर पे हम काम करेंगे। और फिर उसके बाद ये भी देखें कि एकदम से क्राइसिस आ गया जब आपने मार्केट के अंदर और जो तलब थी उसको महंगा कर दिया, और तलब को गायब, यानी आप जो डिमांड और सप्लाई वाली जो इक्वेशन है उसे आप जब डिस्टर्ब कर देते हैं, तो लोगों में ऑब्वियसली एहसास ये होगा कि यार इतनी बिजली महंगी है तो हम क्यों ना सोलर की तरफ चले जाएं। जैसा मेरे बहुत सारे दोस्त जो हैं ये सवाल कर रहे हैं कि यार सोलर कितने का लगता है, और कैलकुलेशन हो रही है कि घर के किस हिस्से में लगाया जाएगा, छत में कितने बड़े हमें पिलर खड़े करने हैं, ये कैलकुलेशन हो रही है पाकिस्तान में। क्योंकि लोग जिसका 2.5 लाख 1.5 लाख 1 लाख बिल घर का आ रहा है, वो कोशिश करेगा ना कि इंस्टॉलमेंट के ऊपर यार हम किसी बैंक के पास चले जाएं और एक सोलर जो सिस्टम है वो लगा लें, और किस्तों में हम उसको जो है वो उसकी जो प्राइस है वो पे कर देंगे। तो लोग अब इस तरफ जा रहे हैं। पहले इन्होंने जो बिजली थी वो महंगी की, और महंगी करने के बाद लोगों को ऑटोमेटिकली सोलर की तरफ जो है वो लगा दिया। तो मुझे तो सर ये एक पूरे का पूरा स्कैम लगता है, और इसी तरह स्कैम हुए। अपनी दुकानदारी को चमकाने के लिए इन्होंने मार्केट को ख़राब किया। डॉलर ये जो आपका अदायगियाँ हो रही हैं बिजली की डॉलर के अंदर, और फिर बिजली का यूनिट महंगा कर दिया, तो लोग तो ऑटोमेटिकली सोचेंगे ना कि यार हम क्यों ना सोलर सिस्टम की तरफ जाएं। तो मुझे इसके अंदर ये एक बहुत बड़ी एक माफिया है जिसने ये कारस्तानी की है, और इसमें मुझे ना पाकिस्तान की आवाम के साथ जो एक घिनौना खेल खेला गया और जो वादा डाली गई है, मुझे तो यही नज़र आ रहा है। मैं आपको व्यूअर्स एक और ख़बर भी बता दूँ। पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ के लोग सड़क पर आए तो आपने उन्हें फौरी तौर पे गिरफ्तार कर लिया। यही हुआ। PP 169 से भी एक रैली निकली, वहाँ पर भी लोगों की गिरफ्तारियाँ हुई। पंजाब में जहाँ जहाँ रैली निकली है वहाँ पर लोगों को उठा लिया गया। अब मेरी PTI के कुछ लोगों से बात हुई तो पता ही चला है कि पंजाब में तकरीबन जो टोटल ओवरऑल गिरफ्तारियाँ थी वो 2000 से ज़्यादा हैं। इसमें जमात इस्लामी के लोग भी हैं और PTI के लोग भी हैं, लेकिन बाद में जमात इस्लामी के लोगों को बकौल हुकूमत के हमने छोड़ दिया है। PTI के लोग कहाँ पर हैं? अभी भी वो जेल के अंदर है। अब एक होता है जी हलाल धरना और एहतजाज, एक होता है हराम धरना और एहतजाज। अब जमात इस्लामी करेगी तो वो हलाल हो जाएगा। हुकूमत उन्हें फैसिलिटेट कर रही है कि ठीक है जी अब लियाकत बाग से बाहर ना निकलिएगा। वो अब बैठे हुए हैं लियाकत बाग के बाहर, और हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ पर मौजूद हैं, रात वहीं पे गुजारेंगे, और कल से दोबारा धरना यहीं से स्टार्ट होगा। और हाफिज नईमुर रहमान साहब ने कह दिया कि अगर हमें 30 दिन भी बैठना पड़ा हम बैठेंगे, लेकिन आवाम के हकूक़ से जो हमने पोजीशन अब ले ली है इस पोजीशन से हम पीछे नहीं हटेंगे। अब होता है जी हराम धरना क्या होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर धरने की बात करे, एहतजाज की बात करे, तो आपको NOC लेना पड़ेगा। आपको पाकिस्तान की हुकूमत को बताना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान की हुकूमत की ये मर्जी होगी तो आपको इजाज़त मिलेगी। सर धरने और एहतजाज और जलसों की इजाज़तें नहीं दी जाती।
जिन्होंने धरना देना था वो धरना देकर बैठे हुए हैं, क्योंकि हुकूमत ये समझती है, और ये आपको ना अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो आज कार्रवाई हुई है, अगर आप उसे गौर से रिमार्क्स को पढ़े ना, तो एडवोकेट जो जनरल थे इस्लामाबाद के, उन्होंने कह दिया कि जी आपने जो ऑर्डर करना कर दे, हमने इनको इजाज़त नहीं देनी। और ये भी इंपॉर्टेंट जुमला था उनका कि पीर को भी इजाज़त नहीं मिलेगी कि अगर जमात इस्लामी बैठी रही तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इजाज़त नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जमात इस्लामी तो बैठी रहेगी और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इजाज़त नहीं मिलेगी। तो ये एक साजिश है तहरीक इंसाफ के खिलाफ, और इनका धरना एहतजाज हराम हो गया और उनका हलाल हो गया, और उस धरने की बुनियाद पे अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के धरने और एहतजाज को रोकने की कोशिश की जा रही है। होना तो ये चाहिए था कि जमात इस्लामी ने जब यहाँ पे ऐलान किया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनके इस धरने में शामिल हो जाती। आप महंगाई की बात ही कर रहे थे ना, तो इसका फ़ायदा ये होना था कि एक बड़ी फोर्स सड़क पर नज़र आती और फिर कार्रवाई करना शायद आपके लिए इतना आसान ना होता। अभी भी जो पिंडी की क़यादत है, जहाँ पे लाख्ताबाद में ये धरना देकर बैठे हैं, लोग ले जाएं अपने और जाकर जमात इस्लामी के इस धरने में शामिल हो जाएं और आवाम की बात करें, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। व्यूअर्स, हुआ ये है कि ज़रताज गुल साहिबा जो हैं वो अपने फार्म हाउस पहुँचती हैं। जिस तरह ही गाड़ी जो है उनके फार्म हाउस के करीब पहुँची, ये इलाका है कौमी असम्बली की रहनुमा ज़रताज गुल डेरा गाजी खान में चोटी के इलाके में पहुँचती हैं, तो वहाँ का जो इलाके का SHO था उसने ज़रताज गुल की गाड़ी का ताक़ुब शुरू कर दिया, और फिर थोड़ी देर बाद गाड़ी रुक जाती है, फार्म हाउस आ जाता है, और ज़रताज गुल ने SHO को मुकालमा करते हुए क्या कहा। वो ये कहती हैं कि मेरे फार्म हाउस में पुलिस क्यों आई है, अपने घर आई हूँ, क्या घर के अंदर भी दफ़ा 144 का नफाज है। इस पर SHO खलीकुर रहमान ये कहते हैं कि मैडम आप रिलैक्स हों, हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। सर आप तो ड्यूटी कर रहे हैं, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर देने की ड्यूटी, जिसे आप ड्यूटी का नाम दे रहे हैं, ये बेड़ा गर्क करने की ड्यूटी है। लोग किसी के कहने के ऊपर, यानी अब SHO की क्या हैसियत होगी। भाई जी हमारा एक सरकारी मुलाजिम है, उसके हमने क्या बुरा भला कहना, लेकिन वो किसी के कहने पर वहाँ पर चल कर आया, और उसे ऑर्डर्स होंगे कि जब ये बीबी जो हैं जिनकी मॉनिटरिंग की जा रही होगी कि ये दाखिल हों, तो आपने इन्हें रोक लेना, और फिर उनको रोक लिया गया। व्यूअर्स, मैं आपको ना एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से ये भी खबर दे दूं, और ये मखसूस नशिस्तों का केस है। PTI की मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त में जो जमा करवाई गई, इसमें सनम जावेद, आलिया हमजा और कमल शोजब के नाम को भी शामिल किया गया है। और ज़राए का ये कहना है कि PTI की जानिब से 67 खवातीन और 11 अक़लियती नशिस्तों की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को जमा करवाई गई। सनम जावेद, आलिया हमजा, कमल शोजब, रुबीना शाहीन, सिमाबिया ताहिर का नाम कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्तों के लिए दिया गया है। अच्छा, सनम जावेद जो हैं वो कौमी असम्बली जा रही हैं जी, और तहरीक इंसाफ ने लालचंद मल्ली का नाम कौमी असम्बली में अक़लियती नशिस्त के लिए दिया, जबकि यास्मीन राशिद का नाम पंजाब असम्बली की मखसूस नशिस्त के लिए दिया गया है। अब मखसूस नशिस्तों के बाद ये मामला हुआ। अच्छा, मेरे सामने ना किसी ने मुझे क्लिप सेंड किया है मुईद पीरज़ादा का। मुईद साहब जो हैं दुनिया टेलीविज़न में थे, तो इनके बहुत सारे प्रोग्राम्स की सेंसरशिप जो है उसको मैंने बड़े करीब से जो है वो देखा, और प्रोग्रामिंग के अंदर हम डॉक्टर साहब के प्रोग्रामों को बड़े सेंसर करते थे, और फिर उसके ऊपर बात भी होती थी जब इनकी रेटिंग नहीं आती थी कि इसको कैसे हमने मैनेज करना है। तो ये डॉक्टर साहब के प्रोग्राम्स के हवाले से मैं आपको एक इंटरनल वर्किंग की बात जो है वो बता रहा हूँ, ये मैं को तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन डॉक्टर साहब ने ना एक कमेंट किया है। आई डोंट नो उनको किसने वो क्लिप भेजा सनम जावेद के हवाले से। मैं सनम जावेद से कभी ज़िंदगी में नहीं मिला, लेकिन डॉक्टर साहब का क्लिप वायरल है, और उसमें वो ये कह रहे हैं कि FI ने जी दरख्वास्त वापस ले ली है, और क्यों इतनी मेहरबानी की जा रही है। सर अगर कोई बच गया है तो उसको बचा रहने दें, क्यों आप सनम जावेद के पीछे पड़ गए हैं। जितना उसने टक्कर दी और जितना वो अंदर रही, एक खातून है, रियासत अगर उसकी फेवर करना शुरू हो गई, या मुझे तो नहीं लगता फेवर हो रही है, लेकिन आपके मुताबिक फेवर हो रही है, और डॉन अखबार या न्यूज़ की कोई क्लिप आपने शायद अपने प्रोग्राम में भी चलाई, और वो क्लिप के हवाले से आप कह रहे हैं कि FI ने दरख्वास्त वापस ले ली और रियासत इनके ऊपर क्यों मेहरबान है। अच्छी बात है जी, अगर किसी को नहीं पकड़ा जा रहा और कोई अपने बच्चों के पास घर चला गया तो क्यों आपको इतना मसला इससे हो रहा है। आपको शायद मुईद पीरज़ादा साहब ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी जमात से हो, और अगर किसी के पास कोई सबूत नहीं है तो आपको कोई हक़ नहीं पहुंचता, किसी को भी कोई हक़ नहीं पहुंचता जी कि वो इस तरह की जो है वो बात किसी के हवाले से करे। मैं व्यूअर्स आपको ख़बर एक और भी दे दूं,
اور یہ خبر اس کا تعلق ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں 2 ایڈ ہاک ججز کے حوالے سے، جس میں ایک تو سردار طارق مسعود صاحب ہیں جنہوں نے انکار کیا تھا بینچ سے الگ ہونے کی بات جب ہوئی ان سے، اور دوسرے جی جسٹس مظہر عالم خان میاں خیل ہیں، ان کی تقرری کو آصف علی زرداری صاحب نے اس کی جو باقاعدہ طور پر جو سمری تھی اس کی منظوری دے دی ہے۔ اب ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوگا کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس آف پاکستان بننے جا رہے ہیں، اور کچھ دنوں کے اندر انہوں نے اس چیف جسٹس کے اندر کام کرنا ہے جو اس وقت آئین اور قانون کے ساتھ کھڑا ہے، لیکن یہ کہاں سٹینڈ کریں گے، یہ بہت انٹرسٹنگ صورتحال ہوگی۔ بعض لوگوں کا یہ خیال تھا، اس کی ایک کلیریفیکیشن آپ کے سامنے رکھنا بڑی ضروری ہے کہ یہ جو مخصوص نشستوں کا کیس ہے شاید اس کے اوپر پورے کا پورا 19 ججز کا جو بینچ ہے وہ بیٹھے گا، لیکن جو ججز کمیٹی ہے اس نے یہ بات واضح کر دی کہ جب نظر ثانی کی اپیل آئے گی تو یہی بینچ سن سکتا ہے، اس سے الگ بینچ نہیں بنایا جائے گا، یعنی جس طرح سے آپ انڈکٹ کریں نا ججز کو تو یہ نہیں ہوگا، بلکہ ان ججز کو ہی اس مخصوص نشستوں کی نظر ثانی اپیل کے طور پر یعنی ان کے سامنے جو رکھا جائے گا، تو یہ اس میں ایک بڑی کلیئرٹی یہاں پر موجود ہے۔ اب قاضی صاحب کے جانے کے بعد ان کا کیا حال ہوتا ہے اور کیا ان سے کام لیا جائے گا، کون سے انہیں کیسز دیے جائیں گے، دیٹ وڈ بی ریئلی انٹرسٹنگ۔ میں ویورز آپ کو آپ دن میں بھی ہم نے اس کے اوپر بات کی تھی، یہ جو طاہر انجم صاحب ہے اور نیلا ریاض صاحب عرف نیلی پری کے درمیان جو ٹیلی فونک ریکارڈ بھی سامنے آ گیا ہے اور دونوں کی گفتگو بھی پکڑی گئی ہے، اور یہ نیلی پری انہی کے گھر سے برآمد ہوئی ہے، جس کے بعد جو آپ کے اسٹیج آرٹسٹ ہیں جنہوں نے ڈرامہ یہ کیا کہ یہ میرے سے معافی مانگنے کے لیے یہاں پر آئی تھی، تو یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ چیز ہے، چونکہ پولیس میں اس لوکیشن سیٹ اپ کو بہت اچھی طرح جی سمجھتا ہوں، سی ڈی آر کو بھی میں بہت اچھی طرح سمجھتا ہوں، میں نے ماضی کے اندر کچھ ایسی رپورٹس بنائی اور جو انویسٹیگیٹو ہماری کچھ صحافت کا ایک حصہ بھی رہا، وہ ساری ریسرچ جو ہم نے کی تھی تو اس میں یہ چیزیں مجھے پتہ چلی کہ یہ جیو فینسنگ کیا ہوتی ہے، سی ڈی آر بیسکلی آپ نے کالز کتنی کی ہیں، کس کو کی ہیں، کتنے بجے کی ہیں، میسیجز کتنے گئے، یہ سب ڈیٹیلز آ جاتی ہیں، ایون کہ لوکیشن بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں، اور لوکیٹرز پنجاب پولیس کے پاس موجود ہیں، اگر کسی دہشت گرد کو پکڑنا ہو تو لوکیشن بھی پتہ چل جاتی ہے، بلکہ اب تو بڑا آسان سا طریقہ ہے، پولیس والوں کے پاس جو ان کی سی آر او برانچ ہے لاہور میں، وہ ایک آفیشلی ایک چٹھی ڈالتے ہیں کسی بھی نمبر کی جو نیٹ ورک جس کمپنی کا ہو ان کو، اور وہ بتا دیتے ہیں جی کہ کس ٹاور سے یہ کنیکٹڈ ہے اور یہ بندہ اور یہ نمبر اس وقت کہاں پہ ہونا ہے، تو لوگ جا کر چھاپا مار لیتے ہیں۔ اب ان کے ساتھ بھی یہی ہوا، پولیس پہنچی ہے جی ان کے گھر طاہر انجم صاحب کے، تو آگے سے پتہ چلتا ہے کہ جی نیلی پری بھی وہاں پر جو ہے وہ بیٹھی ہوئی تھی، اور اب پولیس نے اپنی تفتیش میں اعلیٰ حکام کو بتا دی ہے کہ انہوں نے ایک ڈرامہ سٹیج کیا تھا اور اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے۔ میں بھی آپ کو ایک خبر اور بھی دے دوں، اور مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے اس خبر کو سننے کے بعد، اور جب میں نے یہ پڑھی تو میں نے یہ ضروری سمجھا کہ یہ خبر آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں، اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے ایک بار پھر پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی کی۔ خبر کی ڈیٹیل سن لیں، اور پھر ہم نے نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کے حوالے سے ایک پاکستان کی حکومت سے مطالبہ کرنا ہے، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے بھی یہ ہمارا مطالبہ ہوگا۔ مقبوضہ کشمیر میں کارگل جنگ کی یاد میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مودی نے کہا کہ پاکستان نے اپنی تاریخ سے کچھ نہیں سیکھا اور دہشت گردوں کی حمایت جاری رکھی۔ مودی نے کہا کہ پاکستان نے جب بھی کوئی مہم جوئی کی اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، اس نے اپنی تاریخ سے کچھ نہیں سیکھا، اور یہ وہی مودی سرکار ہیں جنہیں نواز شریف اور شہباز شریف نے مبارکباد دی تھی۔ ادھر سے مبارکباد دی گئی تو دوسری طرف انہیں کہا کہ دہشت گردی کے حوالے سے آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح کی کوئی بات ملتی جلتی جو ہے وہ نریندر مودی کی طرف سے کی گئی تھی۔ اب پاکستان کے جو ہمارا دفتر خارجہ ہے، انہوں نے اس کا ریئیکشن بھی دیا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بھارت کو غیر ملکی علاقوں میں ٹارگٹڈ قتل، تخریب کاری اور دہشت گردی کو منظم کرنے کی اپنی مہم پر غور کرنا چاہیے۔ پاکستان جارحیت کے خلاف خود مختاری کے تحفظ کے ارادے اور صلاحیت پر پرعزم ہے، جس کی مثال فروری 2019 میں بھارت کی لاپرواہی دراندازی پر پاکستان کے مضبوط رد عمل سے ملتی ہے۔ آیا نا آپ کا ابھینندن یہاں پر، اور پھر اس کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ہے پوری دنیا نے دیکھا۔ یہ صرف پاکستان کو آپ کو یاد کرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو یاد کرانے کی جس شخص کو ضرورت ہے وہ ہے نواز شریف۔ جو چیز یاد کرانے کی اور نشاندہی کی ضرورت ہے وہ ہے شہباز شریف، جنہوں نے اس کو مبارکبادیں دی۔ آج پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جسے غدار وطن کہتی ہے، پوچھے نا
قیدی نمبر 804 کے حوالے سے تو روزانہ فتوے جاری کیے جاتے ہیں، روزانہ سرٹیفکیٹ بانٹے جاتے ہیں، لیکن کوئی شہباز شریف سے یہ پوچھے کہ آپ نے کس حیثیت میں ان کو مبارکباد دی؟ ہماری کرکٹ کو تباہ کرنے میں، ہماری کرکٹ جب پاکستان میں آتی ہے یہ لوگ نہیں آتے، اور دنیا سے جو ٹیمیں یہاں پر آتی ہیں کیونکہ آئی سی سی کے اندر بھارتی جو کرکٹ بورڈ ہے اس کی بہت زیادہ سے ہے، اثر و رسوخ بہت زیادہ ہے، تو آپ نے ہماری کرکٹ اور ہماری چیمپئنز ٹرافی جو ملک میں ہونے جا رہی ہے اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ دہشت گردی صرف بارڈر پر نہیں ہو رہی، دہشت گردی ہمارے کھیلوں کے ساتھ بھی یہی حال ہے، ہماری سفارتکاری کے ساتھ بھی یہی حال ہے، ہمیں ایف اے ٹی ایف کے اندر ان لوگوں نے پھینکا، ہمارے گھروں کے اندر جو بچے جس طرح سے ان کو ٹارگٹ کیا گیا اس میں کس کا ہاتھ تھا؟ را انوالو تھی، فنڈنگ کہاں سے ہوتی ہے؟ بھارت کرتا ہے، لیکن باؤ جی کو شاید آلو گوشت کھا کھا کے ان کی عقل موٹی ہو گئی، شاید وہ اپنے جو فائدے تھے اس میں اتنا آگے نکل گئے کہ انہیں پاکستان اب نظر نہیں آ رہا، اتنے آپ اندھا دھن قسم کے آگے مبارک باتیں دیتے ہیں، لیکن جو انہوں نے پاکستان کے ساتھ کیا شاید آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے بھی آپ کوئی سوال کرے نا کہ سر یہ لوگ جو مبارک باتیں دے رہے تھے، آج آپ کا دفتر خارجہ اس کو جواب دے رہا ہے، یہ وہی مودی ہے نا جسے نواز نے اور شہباز نے مبارکباد دی تھی کہ سر آپ کو بہت مبارک ہو، آپ اس کرسی پہ آئے اور ہم آپ سے اچھے تعلقات کی جو ہے توقع کرتے ہیں اور اچھے تعلقات ہم آگے بڑھائیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، ڈپلومیٹک لینگویج میں سب کچھ ہوتا ہے، لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی مثال آپ کو صرف اور صرف ہاؤس آف شریف سے ملے گی، اور ہاؤس آف شریف میں جس طرح سے یہ سرکار بھارت کی پوری چل کر جاتی عمرہ جاتی ہے، وہ ویژولز پوری دنیا نے دیکھے، پاکستان نے دیکھے، لیکن غدار کا سرٹیفکیٹ آپ صرف اور صرف عمران خان کے لیے جاری کریں گے۔ میں آپ کو ویورز یہ جو لندن کی جو خبر تھی، مانچسٹر کے حوالے سے، اس پہ بھی اپڈیٹ آپ کو دے دوں، اور میں نے آپ کو جب یہ واقعہ ہوا تھا تو اس وقت ہی کہا تھا کہ کسی کو آپ دھکا دے دیں تو یہاں پر ایک کرمنل پروسیڈنگ اس کے خلاف شروع ہو جاتی ہے کہ اس نے مجھے دھکا دیا تھا، تو پولیس انوالو ہو جاتی ہے۔ آپ کو میں نے اگزامپل دی تھی نواز شریف کے ڈرائیور کی، جس نے خاتون کے اوپر لیجیٹلی تھوکا، بلکہ تھوکا ہی تھا، ویڈیو موجود ہے، اس کے اندر بھی پوری ایک کاروائی شروع ہوئی اور پھر اس کا انجام کیا ہوا یہ الگ بات ہے، لیکن کاروائی شروع ہو جاتی ہے۔ یہاں پر ایک ویڈیو میں ایک نوجوان کے چہرے پر، اس کے سر پر ٹھڈے مارے جاتے ہیں، 2 دفعہ اٹیک کیا گیا، تو یہ کرمنل پروسیڈنگز اس کے حوالے سے ہونی تھی، اور اب خبر یہ آ رہی ہے کہ اسے کرمنل چارج جو ہے اس کے اوپر لگے گا، اور کرمنل ایک پروسیڈنگ کا باقاعدہ طور پہ یعنی اٹیمپٹڈ۔ اچھا، اس میں ایک اور بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، اس میں جو ان کے جو لائر ہیں وہ یہ کہتے ہیں the police assault on a teenager was an attempted assassination۔ مانچسٹر ایئرپورٹ میں جو اریسٹ ہوا ہے اس کے بعد وکیل صاحب بھی آ گئے ہیں بچوں کے، اور ان کی طرف سے اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ جاری ہوا۔ جو مسلم کمیونٹی ہے خاص طور پہ مانچسٹر میں، ہم نے احتجاج دیکھا جی، لوگ باہر نکلے ہیں، اور یہ بھی خبر سامنے آئی جو راچ ڈیل پولیس اسٹیشن تھا وہاں پر پتھر بھی پھینکے گئے اور انڈے بھی مارے گئے ہیں، جو ان کی اگر آپ سکرینز کو دیکھیں جو ویژولز ہیں ان میں نظر آ رہا ہے کہ کس طرح لوگوں نے انڈے جو ہیں وہ پھینکے ہیں، راچ ڈیل پولیس مرد آباد کے نعرے بھی لگائے گئے۔ تو یہ اس وقت کی ایک ڈیولپمنٹ ہے، لیکن یہ ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اس کیس کے اندر اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ بچ جائے گا تو ایسا نہیں ہوگا۔ یہاں پر نہ کوئی نیلی پری ہے اور نہ ہی کوئی طاہر انجم ہے اور نہ ہی کوئی پنجاب حکومت مریم نواز ہے جو اپنے لوگوں کو بچا لیں گے۔ یہاں پر جس شخص نے جو کیا ہے اسے اس کی واقعی سزا جو ہے وہ دی جائے گی۔ ویورز، اس حوالے سے اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا۔ اگر آپ مانچسٹر سے ہیں، برطانیہ سے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی دنیا کے کسی بھی کونے سے اس وقت آپ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں تو ضرور اپنا ریئیکشن بھیجیے گا کہ آپ اگر پاکستان سے باہر ہیں تو آپ کے ملک میں، آپ کے شہر میں رول آف لا کی کیا اس وقت پوزیشن ہے، اور پلس اگر ایسا انسیڈنٹ آپ کے ساتھ خدا نخواستہ ہو تو پولیس کس طرح کا رسپانس دیتی ہے، اور وہاں کا یعنی جس ملک میں آپ رہتے ہیں قانون جو ہے وہ کتنا مضبوط ہے ایز کمپیئر ٹو پاکستان۔ اپنا خیال رکھیے گا، اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔